चाचा चौधरी और दीवाला। एक ट्रक सड़क पर दौड़ा चला जा रहा था। खट्टू, तुमने शहर की सारी दुकानों से दोगुने भाव पर आतिशबाजी खरीद कर ट्रक क्यों भर लिया? चटकू, ये बिजनेस ट्रिक है। दिवाली साल में एक बार आती है और यही कमाने का मौका है। जब लोगों को शहर में किसी दुकान पर पटाखे नहीं मिलेंगे तो वो मेरे पास आएंगे। मैं मनचाहे दामों पर पटाखे बेचूंगा। एक जगह पर दिवाली मुबारक। तुम्हें भी क्या सारी खरीदारी कर ली? मिठाई मोमबत्तियां तो खरीद ली, लेकिन पटाखे किसी दुकान पर नहीं मिले। सुना है खप्टू के पास पटाखे मिल रहे हैं। वो दोनों खप्टू के पास पहुंचते हैं जहां और भी लोग होते हैं। खप्टू, 1 दर्जन फुलझड़िया देना। 1.5 दर्जन एटम बम। 6 रॉकेट। सब कुछ मिलेगा, लेकिन रेट है 100 रुपया दर्जन फुलझड़िया, 10 रुपए का एक एटम बम और 20 रुपए का एक रॉकेट। तुम्हारे रेट तो रॉकेट से भी ऊंचे चले गए, तो मेरे रेटों को देखकर ही आतिशबाजी का आनंद लो। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, क्या बात है, आज कहीं कोई पटाखा नहीं छूट रहा? शहर के सारे पटाखे खप्टू ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। ऐसी बात है, आओ देखें। चाचा चौधरी खप्टू के पास पहुंचते हैं। खप्टू, मुझे एक रॉकेट चाहिए। निकालो 20 रुपए चाचा चौधरी। चाचा चौधरी पैसे निकालकर खप्टू को दे देते हैं। ये लो। चटकू, एक रॉकेट उछाल दो। लो चौधरी, ये अमेरिकन रॉकेट से भी ऊंचा जाएगा। चाचा चौधरी रॉकेट में आग लगाते हैं और रॉकेट हवा में उड़ता हुआ सीधा खप्टू के आतिशबाजियों से भरे हुए ट्रक में घुस जाता है। और ट्रक में धमाके शुरू हो जाते हैं। वाह, मजा आ गया। और बेहिसाब धमाकों के बाद खप्टू और चटकू, हाय, दिवाला निकल गया। चाचा चौधरी और अजीबोगरीब रावण। पंडित मलूकदास दौड़े दौड़े चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, गजब हो गया। अरे भाई, आखिर बात क्या है? शाम को दशहरा है और हमारा रावण भाग गया है। अब मैं किसी ऐसे आदमी के तलाश में हूँ जो उसकी जगह रावण का पार्ट अदा कर सके। मैं तुम्हें ऐसा रावण दूंगा जो किसी ने आज तक ना देखा होगा। चल भाई साबू। जय बजरंग बली। अरे, ये कैसा रावण है जो अपने विरोधी की ही जय बोल रहा है? अरे भाई, ये उसका लहजा बन गया है। मैं उसे समझा देता हूँ कि रावण का पार्ट अदा करते समय वो ये नारा ना लगाए। अरे साबू, तू रोल अदा करते समय जय बजरंग बली का नारा ना लगाना, वरना सब गुड़गोबर हो जाएगा और रामचंद्र का पहला तीर लगते ही जमीन पर गिर जाना। समझ गया चाचा जी। शाम को दशहरे का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं सोने की लंका का साबू। ओह, मेरा मतलब है मैं सोने की लंका का रावण। ऐसा रावण तो हमने सचमुच कहीं नहीं देखा। कितना ऊंचा है, दर्शकों का पूरा मनोरंजन कर रहा है। भीड़ के एक कोने में, झटको, इस औरत ने सोने का हार पहन रखा है। अगर हम इसे खींचकर भाग जाए तो कम से कम 2000 रुपए में बिकेगा और भीड़ में ये मौका भी अच्छा है। और 5 मिनट बाद ही दोनों बदमाश हार झपट कर भाग खड़े होते हैं। पकड़ो, पकड़ो, वो मेरा सोने का हार ले गए। चाचा चौधरी हाथ में भीमसेनी लठ लिए दोनों बदमाशों के पीछे दौड़ लगाते हैं। फिक्र मत करो, वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। इधर साबू, ऐ रावण, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ले संभाल अपने आप को। रामचंद्र जी का तीर रावण को लगता है। हाय, मैं मरा।
इसी वक्त वो बदमाश साबू के पैरों के नीचे से भाग रहे होते हैं। झटको और तेज भाग के साबू उनके ऊपर गिर पड़ता है। ओह, मर गए। ये पहाड़ कहां से आ गिरा? हाय, मैं दब गया। चाचा चौधरी, साबू तुम्हारा पार्ट खत्म हुआ, उठो। चाचा चौधरी दोनों बदमाशों को दबोच लेते हैं। चलो कमबख्तों, उसका हार वापस करो। हाय, मेरी पसलियां टूट गई। मेरा पाँव टूट गया। चाचा चौधरी और साबू, शाबाश। साबू, तुमने ना सिर्फ अपना पार्ट बखूबी से निभाया, बल्कि दो नामी बदमाशों को पकड़वाने में भी मदद की। चाचा चौधरी और अंतरिक्षी फुटबॉल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर हैं? साबू, तुम्हारी चाची बर्तन पटक रही है। लगता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इससे पहले कि वह कहीं हमारे ऊपर बरस न पड़े, हम खिसक जाएं। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से दौड़ लगा देते हैं और साबू भी उनके पीछे पीछे दौड़ जाता है। कुछ दूर जाने पर, चाचा जी, वो देखो, सामने एक फुटबॉल पड़ी है, आओ खेले। साबू आगे बढ़कर उस फुटबॉल पर एक किक जमाता है। फुटबॉल जमीन पर उछलती हुई दूर चली जाती है। तभी चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। साबू, देखो कितनी अजीब बात है। जहां जहां वह फुटबॉल गिरी, वहां वहां गहरे गड्ढे हो गए हैं। तभी उस गेंद में से आवाज आती है। बेवकूफो, जिसे तुम फुटबॉल समझ रहे हो वो अंतरिक्ष का जीव है। मैं शशांक हूँ। मुझ में सारी चीजों को नष्ट करने की शक्ति है। अभी देखो। इतना कहकर शशांक एक इमारत की ओर उछला और शशांक के गिरते ही वह इमारत ढेर हो गई। ओह, वह तो सचमुच बड़ा खतरनाक प्राणी है चाचा जी। इधर शशांक, अब मैं पृथ्वी की सारी इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, एफिल टावर, बकिंघम पैलेस, क्रेमलिन, व्हाइट हाउस, यूएन बिल्डिंग को गिरा दूंगा। कमबख्त, इससे पहले मैं तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। साबू उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और साबू उस पेट्रोल को आग दिखा देता है। लेकिन थोड़ी देर में आग बुझ जाती है, पर शशांक का कुछ नहीं बिगड़ता। साबू, इस पर आग, गोली या तलवार कुछ असर नहीं करेगी। तुम्हें याद है, तुमने उसे किक मारी थी और तुम्हारे पैर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब है इस अंतरिक्षी फुटबॉल का इंसान की चमड़ी पर कुछ असर नहीं होता। मैं समझ गया चाचा जी। साबू ने लपक कर शशांक को उठा लिया और फिर उसे आसमान में ऊंचा उछाल दिया। शशांक सीधा नीचे आकर साबू के सिर पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अपने आप को बड़ा फन्नेखा समझता था। चाचा चौधरी और पगड़ी और टोपी। एक दिन चाचा चौधरी कहाँ चल दिए? पार्क की ठंडी हवा में आराम करने। पार्क की एक बेंच पर चाचा चौधरी जाकर लेट जाते हैं। यहाँ कुछ देर सोया जाए। तभी एक औरत वहाँ आती है। हैं, चाचा चौधरी? और वो औरत चाचा चौधरी को देखकर वापस चली जाती है। रास्ते में, आंटी, दिवाली का एक एटम बम बच गया है। अगर तुम पटाखे का मजा दुगना करना चाहते हो तो पार्क में चाचा चौधरी सो रहा है, वहाँ इसे चलाओ। हैं? लेकिन आंटी, मैं चाचा चौधरी को पहचानता नहीं हूँ। बड़ी आसान बात है, वो हमेशा लाल पगड़ी पहनता है। ये सुनकर वो शैतान लड़का पार्क की ओर चल देता है। बस इतना काफी है। इधर पार्क में ठंडी हवा चल रही है। क्यों ना थोड़ी देर बेंच पर सोया जाए। वो आदमी
पास ही रखी दूसरी बेंच पर सो जाता है। तभी एक बच्ची वहां आती है। अगर मैं इसकी पगड़ी उसके सिर पर और उसकी टोपी इसके सिर पर रख दूं तो? और वो बच्ची दोनों की टोपी और पगड़ी बदल देती है। जब उठेंगे तो अचंभे में रह जाएंगे। इधर वो शैतान लड़का पार्क में आता है। उसने कहा था कि चाचा चौधरी हमेशा लाल पगड़ी लगाए रखता है। और वो उस आदमी के पास बम रखकर जला देता है। बम एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। धमाके के बाद ये मेरा पति है। हैं? मेरी पगड़ी। चाचा चौधरी और बोसाका। एक दिन चाचा चौधरी के घर साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी, पश्चिम की ओर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कोई हमसे मिलने आ रहा होगा साबू। तभी आगंतुक वहां आ जाते हैं। चाचा जी, मेरी मदद करो, मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। क्या बात है सगनू पंडित, क्या तुम्हारी बेटी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाती या घर के कामकाज नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, ये पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में सुशील है। इसने इस वर्ष बीए पास किया है और मैं इसकी शादी रचा रहा हूँ। ये तो बड़े खुशी की बात है, फिर समस्या क्या है? सगनू पंडित आगे कहता है, हमारे घर कोई औलाद नहीं थी। एक दिन जब मैं गंगा स्नान को गया तो देखा कि किनारे पर एक बच्चा केले के पत्ते पे पड़ा रो रहा है। उसका कोई नहीं था। मैं उसे घर ले आया और हम पति पत्नी ने उस बालिका का नाम रखा किरण। वो हमारे लिए आशा की किरण थी। कुछ दिनों बाद इसकी माँ चल बसी, तब मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी हुई तो मुझे इसकी शादी की फिक्र हुई। दफ्तर में नौकरी लगे इस नौजवान से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। तब समस्या क्या है? क्या नौजवान दहेज मांगता है? क्या लड़के का बाप लालची है? नहीं, लड़का और दूल्हे का बाप दोनों दहेज नहीं चाहते। एक माफिया स्मगलर बोसाका ने धमकी दी है कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी उससे ना की तो वो जबरदस्ती दुल्हन को उठा ले जाएगा। अरे, ये भी कोई भेड़ बकरी है जो उठा ले जाएगा? सगनू पंडित, तुम्हारी बेटी की शादी उसी से होगी जिसे तुमने और तुम्हारी बेटी ने पसंद किया है। चाचा चौधरी उनके साथ चल देते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। इधर माफिया स्मगलर बोसाका, उस छछंदर ने अपनी बेटी मुझे देने से इनकार कर दिया। बोसाका जो चाहता है उसे पाकर ही दम लेता है। जाओ, लड़की को उठा लाओ। जो हुक्म सरदार। और वो दोनों बदमाश गाड़ी में सगनू पंडित के घर की ओर चल देते हैं। लड़की का घर ज्यादा दूर नहीं। सगनू पंडित के घर पहुंचकर एक बदमाश हवा में फायर करता है। भागो डाकू! वो दोनों बदमाश घर के अंदर दुल्हन के कमरे में घुस जाते हैं। दुल्हन को छोड़कर सब भाग गए। गोली के सामने कौन आता है? वो दोनों गन पॉइंट पर दुल्हन को अपने साथ लेकर चल देते हैं। चलो, अगर चिल्लाई तो गोली मार दूंगा। सरदार बोसाका खुश होगा। बोसाका के यहाँ, सरदार, लड़की को हम ले आए। माफी चाहता हूँ किरण, अगर तुम बोसाका के पास अपने आप आ जाती तो हमें बलपूर्वक तुम्हें उठा कर न लाना पड़ता। पर्दा प्रथा खत्म हो गई है। घूंघट खोलो और अपना चांद सा चेहरा बोसाका को देखने दो। लेकिन घूंघट उठाते ही एक जोरदार घूसा बोसाका के मुंह पर पड़ता है। ओह! दोनों बदमाश, वह तो आदमी है, उसे गोली मार दो। लेकिन गोली चलाने से पहले ही साबू उन्हें किक आउट कर देता है। मेंढको, दूर हटो।
साबू और चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। अब तक किरण की शादी वहां हो चुकी होगी। साबू, आओ घर चलें। इधर बोसाका, इन दोनों ने बोसाका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो मेरे काम में दखल देता है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अब्दुल, मेरा कुल्हाड़ा लाओ। लो सरदार। बोसाका कुल्हाड़े को कंधे पर रखकर चल देता है। सरदार जब अपना बड़ा कुल्हाड़ा उठाता है तो किसी न किसी की गर्दन जरूर कटती है। बोसाका रास्ते में, उन दोनों को मैंने इस तरफ जाते देखा था। ये किताब बड़ी मनोरंजक है, फुर्सत में हूँ, क्यों न इसे पढ़ लिया जाए। तभी बोसाका की नजर किताब पढ़ते हुए साबू पर पड़ती है। उन दो में से एक ये रहा, पहले इसका सर कलम करता हूँ, फिर दूसरे को देखूंगा। बोसाका दबे पांव साबू पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर चाचा चौधरी, लोहे का दरातेदार चक्र, लगता है किसी मशीन का पुर्जा होगा। चाचा चौधरी उसे उंगली में डालकर घुमाने लगते हैं। हा 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 हा, इसे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह उंगली पर घुमाया जा सकता है। तभी चाचा चौधरी की नजर कुल्हाड़ा थामे हुए बोसाका पर पड़ती है। वहां स्थिति नाजुक लगती है। चाचा चौधरी के हाथ से वो लोहे का चक्र बिजली की तरह छूटता है और बोसाका की कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साबू बोसाका को हाथ में उठा लेता है। चूहे, तुम दूसरों को परेशान करने से बाज नहीं आए। मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तुम दूसरों को परेशान ना कर सको। और साबू बोसाका को हवा में उछाल देता है। बोसाका हवा में उड़ता हुआ सीधा दलदल में जा गिरता है। मुझे दलदल से निकालो, बचाओ। चाचा चौधरी और घड़ी चोर। एक दिन जब चाचा चौधरी और साबू अपने घर के अहाते में बैठे थे तो एक आदमी उनके पास आया। कहो सेठ गोकुल, बड़े घबराए हुए आ रहे हो। चाचा चौधरी, बात ही कुछ ऐसी है, मेरे घर से घड़ियां चोरी होने लगी है। हर रात को जो घड़ी मैं अपने बिस्तर के पास रखकर सोता हूँ, सुबह वह गायब होती है। इस तरह 24 घड़ियां चोरी हो चुकी है। ये 25वीं घड़ी खरीद कर लाया हूँ, मुझे अपने घर ले चलो। और वो दोनों सेठ गोकुल के घर की ओर चल देते हैं। चोर बहुत चालाक लगता है। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होने पर भी घड़ी उड़ा ले जाता है। सेठ गोकुल का घर, चाचा चौधरी घर आ गया। घर के अंदर, गोकुल तुम जाओ, आज ये घड़ी मैं अपने पास रखकर सोऊंगा, देखता हूँ कैसे गायब होती है। और कुछ ही देर में चाचा चौधरी गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह होने पर, है घड़ी नदारद, मैंने कहा था कि चोर परले दर्जे का धूर्त है। घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करो सेठ गोकुल। सेठ गोकुल के नौकर, एक घड़ी चोरी हो गई है, क्या तुम में से किसी ने ली है? नहीं। ठीक है, जाओ अपना काम करो। तभी एक आवाज चाचा चौधरी के कानों से टकराती है। हैं? ए तुम पगड़ी उतारो। और पगड़ी उतारते ही चोर पकड़ा गया। इस नौकर ने घड़ी पगड़ी में छुपा रखी थी। चाचा चौधरी घड़ी को पगड़ी से निकालते हैं। इस घड़ी में मैंने 6 बजे का अलार्म लगा रखा था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और नए साल का प्रण। नए साल पर चाचा चौधरी और साबू, चाचा जी नया साल मुबारक हो। साबू तुम्हें भी। साबू, इस साल नए साल के उपलक्ष्य में हम कुछ प्रण करें ताकि वर्ष भर अच्छे काम ही करते रहें।
हम प्रण करते हैं कि हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। तभी चाची उनकी आवाज सुनकर बाहर निकलती हैं। अरे तुम्हें हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती है, कभी मेरी भी मदद की है? भगवान तुम हुक्म करो। मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, पीछे से तुम रसोई में सब्जी बनाकर रखना। हैं? और साबू तुम जाकर रेत लेकर आओ, मकान की मरम्मत के लिए चाहिए। इतना कहकर चाची वहां से चली जाती है। चाची के जाते ही मैं चला सब्जी पकाने और मैं रेत लेने। किचन में चाचा चौधरी एक काम बचा था बावर्चीगिरी का, वो भी आज तुमने कर लिया। तभी चाचा चौधरी को कुछ याद आता है। अरे इस समय तो टीवी पर क्रिकेट टेस्ट आ रहा होगा, जब तक सब्जी बनती है क्यों ना टीवी देखा जाए। और चाचा चौधरी टीवी खोलकर क्रिकेट टेस्ट देखने के लिए बैठ जाते हैं। गावस्कर ने ड्राइव किया, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन। 3 घंटे बाद जब चाची वापस आती है। क्या सब्जी बन गई? सब्जी किचन में हैं? चारों तरफ काला धुआं होता है। सारी सब्जी जल गई, सत्यानाश! तभी साबू वहां आ जाता है। चाची मैं रेत ले आया, कहाँ डालूं? मेरे सर पर। हैं? और बेचारा साबू सारी रेत चाची के ऊपर डाल देता है। ओह! चाचा चौधरी, रॉकेट उस रेत के नीचे तुम्हारी चाची दबी है, जब मैं और साबू चले जाएं तो उसे निकाल देना। उनके जाते ही रॉकेट चाची को रेत में से निकालने लगता है। एक बार घर वापस आ जाए बस। चाचा चौधरी और बचे पटाखे। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे साबू क्या कर रहे हो? चाचा जी दिवाली की आतिशबाजी में से एक एटम बम बच गया था, सोचा इसे चला दूं। साबू बम में आग लगाता है। तभी अरे साबू जरा ये गठरी उतरवाना, बड़ी भारी है, कमर टूट गई, जल्दी आओ। साबू उस आदमी की तरफ दौड़ लगा देता है। नत्थू काका मैं आया। उधर एक आदमी हाथ में पटाखा लिए चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। क्यों न इस पटाखे को आग लगाकर चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे रख दूं। वो चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे पटाखा रखकर आग लगा देता है और वहां से दूर हट जाता है। अब यहाँ से दूर हटकर तमाशा देखना चाहिए। तभी उसके पैरों के पास पड़ा हुआ साबू का बम एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। अरे खोटे, तू यहाँ कैसे? चाचा जी आपकी कुर्सी के नीचे जलता हुआ पटाखा रखकर पीछे हट गया था और उसके फटने का इंतजार कर रहा था कि पीछे से कोई दूसरा पटाखा फट गया। चाचा चौधरी पटाखा उठाकर वापस खोटे के हाथ में देते हैं। लो तुम्हारा पटाखा तो चला ही नहीं, इसे घर ले जाओ। खोटे बड़ी हैरत के साथ पटाखा अपने हाथ में ले लेता है। मेरा पटाखा आज तक फेल नहीं हुआ, फिर ये कैसे? हैं? चाचा चौधरी और वह पैकेट। एक दिन जब चाचा चौधरी सड़क से जा रहे होते हैं तो लपड़, हाँ फक्कड़, चाचा चौधरी कुछ लिए चला आ रहा है। हाँ, एक खूबसूरत सा पैकेट उसके हाथ में है। थोड़ी देर पहले मैंने चाचा चौधरी को बंदूकों और कारतूसों की दुकान पर देखा था। हाँ, चाचा चौधरी काफी मारधाड़ करता रहता है। पैकेट में कारतूस ही होंगे। अगर हम चाचा चौधरी से ये पैकेट हथिया ले तो सारे कारतूस डाकू गोबर सिंह अच्छे दामों में खरीद सकता है। ऐसा कहकर फक्कड़ वहां से चल दिया।
लप्पड़, मैं अभी आया। फक्कड़ और चाचा चौधरी। चाचा जी, भारतीय उपग्रह भास्कर 2 आपने अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखा है क्या? फक्कड़, इतनी दूर जाता हुआ उपग्रह कोई देख सकता है भला? ये दूरबीन जो है, अपना पैकेट मुझे पकड़ाओ और आराम से भास्कर 2 अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखो। चाचा चौधरी उसके हाथ से दूरबीन लेकर पैकेट उसको पकड़ा देते हैं। कहाँ? फक्कड़, मुझे तो कोई उपग्रह दिखाई नहीं दे रहा, अलबत्ते कुछ कौवे जरूर मंडरा रहे हैं। चाचा जी, जरा पश्चिम की तरफ देखो। चाचा चौधरी पश्चिम दिशा में घूमते हैं। पश्चिम की तरफ भी आसमान खाली है। कोई जवाब न पाकर चाचा चौधरी पीछे मुड़कर देखते हैं। फक्कड़, अरे कहाँ गया वह? इधर फक्कड़ और लप्पड़। लप्पड़, लो, मार लाया ये कारतूसों का पैकेट। वो दोनों वहां से दौड़ लगा देते हैं। आओ, अब गोबर सिंह के पास चले, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। गोबर सिंह, सरदार, कारतूस लाए हैं। शाबाश, इस समय मुझे इनकी सख्त जरूरत थी। बंदूक में एक भी नहीं है। पैकेट खोलने पर, मेरे साथ मजाक? कहाँ है कारतूस? इसमें तो गेंदें भरी हुई है। डाकू गोबर सिंह गुस्से में आकर पैकेट में एक लात जमा देता है। ले जाओ इन्हें, मैं कोई बच्चा हूँ जो गेंदों के साथ खेलूंगा। उस पैकेट में भरी हुई सारी गेंदें जमीन पर गिरकर फटने लगती हैं और सारे वातावरण में धुआं ही धुआं हो जाता है। चाचा चौधरी, उसमें गेंदे नहीं, अश्रु गैस के गोले थे। हैं? चाचा चौधरी और रिड़कू पॉकेट मार। गणतंत्र दिवस के मौके पर चाचा चौधरी। लेफ्ट राइट। चाचा जी, ये क्या? उधर राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में सलामी ले रहे हैं, इधर मैं सलामी ले रहा हूँ। सलामी किससे? साबू से। लेफ्ट राइट। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। वहाँ से कुछ दूरी पर रिड़कू नामी पॉकेट मार। दोस्त बचाओ, राजपथ पर गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने आई भीड़ों की जेब साफ करने का अच्छा मौका मिलेगा, ये सोचकर मैं वहाँ गया था, पर पुलिस मेरे पीछे लग गई। फिक्र मत करो रिड़को, तुम ये चौगा और नकली दाढ़ी मूछ लगा लो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। रिड़कू नकली दाढ़ी मूछ लगाकर चोंगा पहन लेता है। हरिओम। वाह, तभी पुलिस उसे ढूंढती हुई आती है। अरे, वो रिड़कू पता नहीं कहाँ गायब हो गया, यहाँ तो साधु महाराज हैं। तभी साबू परेड करता हुआ वहाँ आता है। लेफ्ट राइट। ओह, अरे भाई नीचे देखो। साबू का पैर रिड़कू पॉकेट मार के ऊपर पड़ता है। ओह, रिड़कू जमीन में दब जाता है और साबू आगे बढ़ जाता है। लेफ्ट राइट। बचाओ, इधर वो पुलिस वाले। बचाओ। हैं? सर, ये रिड़कू की आवाज है। दोनों पुलिस वाले आकर रिड़कू को गिरफ्तार कर लेते हैं। ले चलो बदमाश को पुलिस चौकी।